नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। जो जंग के मैदान में नहीं कर सका वो हमेशा ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे सीज फायर के बहाने करता है। और अब आप देखिए, ऐसा प्रपोजल जो पूरी तरह से इजराइल के हिसाब से बनाया गया है, उसको इजराइल ने एक्सेप्ट कर दिया। और अब अमेरिका के अखबार, इजराइल के अखबार, दुनिया के अखबार ये ट्रेंड चलाने लगे कि देखिए, परसेप्शन बनाने लगे कि देखिए, इजराइल ने तो मान लिया, अब हमास के पाले में गेंद है। हमास अगर नहीं मानता है तो कह दिया जाएगा वो शांति चाहता ही नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए, दो देशों के बीच में एक समझौता होना है, दो पक्षों के बीच में एक समझौता होना है, और इसमें दूसरा पक्ष कहीं है ही नहीं। जो ये प्रपोजल बनाया गया, जो इस पर डिस्कशन हुआ, उस पर हमास से कोई बात ही नहीं हुई। हमास को यह प्रपोजल भेजा ही नहीं गया। और उसके बाद ये पूरा प्रपोजल क्या है, बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो हमास की थी कि सेना को हटा लेगा इजराइल, वो तक नहीं मानी गई है। कल जो तमाम अरब मुल्कों ने कहा था कि सेना पहली ही बार में पूरी हटा ली जाए, उसको भी नहीं माना गया है। पहले फेज में सेना थोड़ी सी पीछे जाएगी, जब सारे के सारे होस्टेज रिहा कर देगा हमास, और बदले में जो रिहा करना है वो सिर्फ 1,500 के आसपास लोगों को रिहा करेगा इजराइल, जबकि उसकी जेलों में 7,500 फलस्तीनी हैं। उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाएगा, और फाइनली आखिर में भी जब बाहर जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, गजा पट्टी के अंदर जो बफर जोन बनाया गया है उस बफर जोन में रहेगा। यानी गजा पट्टी और सिकुड़ गई, उसके 2 किलोमीटर से लंबे जो बफर जोन है, 2 किलोमीटर चौड़ा, और पूरी गजा पट्टी में चलता हुआ जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा बफर जोन है, वहां पर इजराइल रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गजा पट्टी से पूरी तरह से कब्जा इजराइल नहीं छोड़ने जा रहा। दूसरी बात, वो पूरी तरह से कब हटेगा इसको लेकर कहीं कोई बात नहीं है, कोई फाइनल नहीं किया गया है। जब उसको लगेगा कि अब कोई खतरा नहीं है तब वो हटेगा। यानी अगर उसको अगले 50 बरस ये लगता है कि खतरा है, तो 50 बरस तक इजराइल वहां पर बना रहेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो केवल एड के लिए रोल है, यानी इमदाद जो आएगी उसमें यूनाइटेड नेशन का रोल होगा। वहां जो आर्मी रहेगी वो अमेरिका की सरपरस्ती में रहेगी। अमेरिका की सरपरस्ती यानी इजराइल की सरपरस्ती। तो इजराइल की सरपरस्ती में यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, जॉर्डन, इन मुल्कों के लोग वहां पर आर्मी में रहेंगे। फलस्तीनी नहीं रहेंगे आर्मी में। फिर कहा गया कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेट संभालेंगे फलस्तीन को। नहीं, गलत कहा गया है। ये वो केवल डे टू डे एक्टिविटी देखेंगे। नाली फंसी हुई है तो नाली साफ करवा देंगे, सड़क टूटी हुई है सड़क बनवा देंगे। इससे ज्यादा कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होगी। नगर पालिका की जितनी ताकत अपने देश में होती है उससे ज्यादा ताकत नहीं होगी। ताकत किसके पास होगी? ताकत होगी टोनी ब्लेयर और ट्रंप के पास। पीस के नाम पर एक कमेटी बना दी गई जिसको हेड खुद करेगा ट्रंप। यानी गजा के अंदर गजा वाले नहीं, ट्रंप शासन चलाएगा, अमेरिका शासन चलाएगा, यानी इजराइल शासन चलाएगा। और ट्रंप के बाद होगा टोनी ब्लेयर, इराक का हत्यारा, वो वहां पर शासन चलाएगा। अब आपको पता है कि ट्रंप और टोनी ब्लेयर दोनों इस बात को कह चुके हैं कि गजा को तो रिविएरा में बदल जाना चाहिए। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये ओरिजिनल ट्रंप प्लान है, जिसमें समंदर से लगी हुई जितनी जगहें हैं कोई ट्रंप के पास रहेंगी, कोई ब्लेयर के पास रहेंगी, कोई एलन मस्क के पास रहेंगी, और वहां पर अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे। और जो नहीं इसमें लिखा है वो ये कि तेल और गैस जो वहां से मिलेगा वो ये लूटेंगे गजा के लोगों को, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हमास के लिए क्या है? माफी मांग लो या कह दो अब हम हथियार नहीं चलाएंगे, तब तो तुमको एमनेस्टी दे दी जाएगी। कैसी एमनेस्टी? किसी बहाने कल मार दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और नहीं तो निकल के किसी और मुल्क में चले जाओ। किस मुल्क में चले जाएंगे? ये गजा के लोगों को, ये हमास के लोगों को छूट दी गई है कि या तो माफी मांग के यहीं रह जाओ और या तो बाहर चले जाओ। और ये वो प्रपोजल है जिस पे पूरा अरब वर्ल्ड खुश है। अगर अभी तक की बात करूं तो इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरबिया, टर्की, यूएई, ये सारे के सारे इस पर सहमति दे चुके हैं।
बाहर के मुल्कों में कहूं तो फ्रांस और इटली ने तो दिया ही है। एक नाम मैंने छोड़ दिया पाकिस्तान का। मैं लगातार पाकिस्तान को देख रहा था। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, अपने मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को एक रखने के लिए लगातार फलस्तीन की बात कर रहा था कि जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पे हमला भी कर देंगे, फला करे, कुछ नहीं कर सकते, तुम डरपोक हो एक नंबर के, और अमेरिका के सबसे बड़े दलाल हो, अमेरिका के नौकर हो बेसिकली। पाकिस्तान से भी बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उनको बुरा लगे तो मैं पहले से माफी मांग लेता हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है। वो सिर्फ इजराइल इजराइल इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि आप खामोश रहें, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की आवाम हो चाहे दुनिया की आवाम हो, वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ी है। उसने पीठ में छुरा घोंपा है। इन सब ने, जितने मैंने नाम लिए, इन सब ने फलस्तीन की पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत सस्ती कीमत में फलस्तीन को बेच दिया है अमेरिका और इजराइल को। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब पिछले महीने अमेरिका गया था तो यह तस्वीर देखिए कि उसकी किससे मुलाकात हुई थी। हंस के किससे मिल रहा था? जिससे मिल रहा था उसका नाम है डेविड रोजन। और डेविड रोजन कौन है? वो अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का, यानी कि वहां जायनिस्टों की जो सबसे बड़ी संस्था है जो इजराइल के लिए काम करती है, उसका प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाकर मिलता है अमेरिका के यहूदियों के, जायनिस्टों के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, हाथ मिलाता है। मीटिंग में क्या हुआ होगा? हालचाल पूछा गया होगा। क्या हुआ होगा? यह पूछा गया होगा कि आप ठीक ठाक हैं ना, पाकिस्तान कब आ रहे हैं, या उसने पूछा होगा कि आप हमारे घर कब आ रहे हैं खाने पे? नहीं, यही सारी सेटिंग हुई होगी। शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि यार हमारे यहां बड़ी दिक्कत आ रही है, जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो फलस्तीन के साथ खड़ी हो गई है और हम ठहरे अमेरिका के गुलाम, हम कैसे क्या करें? तो उसने कहा होगा कोई बात नहीं, माहौल बनाते रहो अपने यहां कि तुम फलस्तीन के साथ हो, झंडा उठाते रहो फलस्तीन के साथ हो, लेकिन दावतें हमारे साथ करो, बातें हमारी मानो। तो ज्यों ही ये प्रपोजल आया, तुरंत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्वीट करके इसका स्वागत करता है। यह सवाल नहीं पूछता कि इस पूरे प्रपोजल में फलस्तीन की आजादी का मामला कहां है, फलस्तीन का झंडा फलस्तीन पर लहराएगा, यह मामला कहां है, फलस्तीन एक आजाद मुल्क बनेगा, यह मामला कहां है? कहीं नहीं है। कहा गया है कि जब हालात ऐसे होंगे तब फलस्तीनियों को यह निर्णय दिया जाएगा, यह उनको हक दिया जाएगा कि वो अपना फैसला खुद करें, अपनी सरकार खुद चुने। जब वक्त आएगा, वक्त कब आएगा? कयामत के बाद या कयामत के पहले? यह वक्त आएगा, यह कौन तय करेगा? यह इजराइल और अमेरिका तय करेंगे। यह फलस्तीनी नहीं तय करेंगे कि हां अब वक्त आ गया है, अब हम आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बन जाएं। जब अमेरिका कहेगा कि हां अब तुम इस लायक हो गए हो, तब तुम्हें खुद मुख्तार मुल्क बना दिया जाएगा, और वो वक्त कभी नहीं आएगा। उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बनाई गई है। वेग जिसको कहते हैं कि हां देखा जाएगा, कर दिया जाएगा। जैसे बच्चों को कई बार बाप कहते हैं हां हां दिला देंगे, वक्त आएगा तो दिला देंगे, क्योंकि उनकी नीयत होती है कि बच्चा क्या करेगा उसको नहीं दिलाना है। फलस्तीनी कोई बच्चे नहीं है कि चॉकलेट थमाकर उनको आप फुसला दीजिए। फलस्तीनी जो 2 साल से और 70 साल से इतने जख्म सह रहे हैं और उसके बावजूद अपना इलाका नहीं छोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो आजादी के लिए लड़ रहे थे। झुंझुना थमा दिया गया। मैं लगातार इस बात को कह रहा था, हालांकि अब भी कह रहा हूं कि बेमानी नहीं है, उसका मानी समझ में आएगा किसी न किसी वक्त। लेकिन ये तो है ही कि फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश जो खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे थे, वो सिर्फ लॉलीपॉप था। सबको पता था कि कोई खुद मुख्तारी मिलने वाली नहीं है। फलस्तीन बचेगा तब तो खुद मुख्तार होगा। काहे कि खुद मुख्तारी, जब वहां पर शासन चलाने वाले, कौन वहां अंदर आ सकता है, कौन वहां से जा सकता है, क्या पॉलिसी होगी, वहां का तेल, वहां का गैस किसको बेचा जाएगा, उससे पैसा कौन कमाएगा, जब ये सब अमेरिका, इजराइल और टोनी ब्लेयर जैसे हत्यारे तय करेंगे, तो फिर काहे कि खुद मुख्तारी, काहे की आजादी, काहे का क्या? कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया गया है। और जो चीज जंग के मैदान में हासिल नहीं की जा सकी, वो चीज हासिल करने की कोशिश की गई है इस सो कॉल्ड डील में। और आप देखिए, खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि कैसे एक ही वक्त पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ लगभग एक जैसी बात ट्वीट करते हैं।
अमेरिका की तारीफ करते हुए, इस डील की तारीफ करते हुए, कैसे अरब मुल्क एक बयान निकालते हैं और इसमें तारीफ करते हैं। कल एक तमाशा हुआ कि नेतन्याहू ने कतर से माफी मांग ली। किस बात की माफी मांग ली? कहा कि हमास पर हमला करना तो ठीक था, लेकिन आपका जो बंदा मारा गया है उसके लिए हमें खेद है, उसके लिए हम थोड़ा शर्मिंदा है। यह कुछ माफी वाफी नहीं है, यह सिर्फ कतर को, अपने लोगों को बताने के लिए है कि देखो इजराइल ने हमसे माफी मांग ली। माफी तो आपने मांगी है, घुटनों पर तो आप आए हैं, घुटनों पर आके आपने फलस्तीन की आजादी का ख्वाब बेचा है, बेच दिया है इजराइल को। बदले में क्या मिला है आपको पता नहीं। और कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है कि इन सब का अगर कोई दुश्मन है तो वो ईरान और रेजिस्टेंस है। इजराइल से इनकी कोई दुश्मनी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि अवाम का प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये फलस्तीन फलस्तीन करते हैं, चाहे एर्दोगान हो चाहे कोई और हो। अंदर से इनके मन में फलस्तीन के लिए कोई दर्द नहीं है, इजराइल के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब इजराइल से दोस्ती करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनका जो आका है वो तो इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। इनकी सारी दुश्मनी ईरान के साथ है और रेजिस्टेंस के साथ है। अगर आपको मेरी बात ज्यादा लग रही है तो यह खबर आप देखिए। फ्रांस और सऊदी अरबिया, जिन्होंने अभियान चलाया था फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने के लिए, वही फ्रांस और सऊदी अरबिया अब इस बात पे राजी हैं कि लेबनान की आर्मी को हथियार दिया जाए, पैसा दिया जाए। किस लिए? लेबनान को आजाद कराने के लिए नहीं। लेबनान की जो जमीन इजराइल ने कब्जा की है वो खाली कराने के लिए नहीं, हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के लिए, कि लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह के लोगों को मार दे, उनके हथियार छीन ले। इसलिए सऊदी अरबिया पैसा खर्च कर रहा है, फ्रांस के साथ मिलकर पैसा खर्च कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह से दिक्कत है, इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल ने लेबनान की जो जमीन कब्जा की है, इजराइल ने सीरिया की जो जमीन कब्जा की है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल ने फलस्तीन में कितने लोगों को मारा है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरा ड्राफ्ट आया है उसमें वेस्ट बैंक का कहीं मामला नहीं है। तो वेस्ट बैंक में जो कुछ इजराइल कर रहा है उससे भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सारे फलस्तीनी मार दिए जाएं तो भी इनकी दावतें कम नहीं होंगी, तो भी ट्रंप आएगा तो नाच गा के उसका ये लोग स्वागत करेंगे। दिक्कत इनको हिजबुल्लाह से है। यमन के अंदर हूथियों को खत्म करना चाहते हैं और हमास को तो खत्म करना ही चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि हमास को खत्म किया जाता, लेकिन जो अल्टरनेटिव बना हुआ है, चलिए हमास को बाहर आप कर दीजिए, मैंने भी कहा था कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो आप अल्टरनेटिव बना रहे हैं वहां अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक फलस्तीनियों को तो दीजिए। आपने मरी हुई पीए को कह दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी वो रूल करेगी, और अब्बास साहब ने भी आगे कह दिया आकर के साल भर के अंदर चुनाव कराएंगे। चुनाव कराने से क्या फायदा हो जाएगा? क्या ट्रंप और ब्लेयर छोड़ देंगे आपको राज करने के लिए? चुनाव करा के नगर पालिका चुन लेंगे आप, म्यूनिसिपैलिटी, नालियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे और इजराइल के सामने कोर्निश करते रहेंगे। और क्या करेंगे चुनाव करवा के आप? जो मुल्क आजाद ही नहीं है, जो मुल्क अपने मुस्तकबिल का फैसला ही नहीं कर सकता, जो मुल्क अपने इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल का फैसला नहीं कर सकता, जो मुल्क अपने कॉलेजेज और स्कूल के लिए क्या पढ़ाया जाएगा ये तय नहीं कर सकता, उसमें काहे के खुद मुख्तारी, काहे का प्राइम मिनिस्टर, काहे का राष्ट्रपति और काहे का चुनाव? अगर इतनी सी बात कोई ना समझ पाए तो वो समझदार है, ज्यादा समझदार है, इसलिए इतनी सी बात को वो समझना नहीं चाहता है। जो भीख मिल रही है, जो अय्याशी के लिए पैसे मिल रहे हैं, बस उस पे खुश है। इसी बात पे खुश है कि दुनिया भर में एम्बेसीज खुल जाएंगी और अपने लोगों को शान से उन एम्बेसीज में बिठा दिया जाएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी राजधानियों में रहेंगे और अब्बास साहब बीच बीच में घूमने जाएंगे, उनको राष्ट्राध्यक्ष की इज्जत मिल जाएगी, सारा कुछ प्रोटोकॉल मिल जाएगा। लेकिन आम फलस्तीनियों को क्या मिलेगा? इजरायलियों का दमन जारी रहेगा। तमाम जो अरब मुल्कों की आर्मी रहेगी वो वही काम करेगी जो आज तक इजरायली कर रहे थे, और अपने मुस्तकबिल के फैसले का सर उठाकर जीने का कोई हक नहीं मिलेगा। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज, उसके प्रोफेसर हैं फिलिस बेनिस। उनका एक वीडियो आया जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो समझौता हो रहा है, इससे जंग रुकेगी नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगी।
क्योंकि यह सारा कुछ ईरान को घेरने के लिए हो रहा है, ईरान को कमजोर और अकेला करने के लिए हो रहा है। और यह बात मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि कभी भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, और ऐसे में इस फैसले के बाद फलस्तीनी खामोश हो जाएंगे, और या फिर ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान बर्दाश्त कर लेगा। यह सोचना बेवकूफी है। अगर ईरान पर अटैक करेंगे तो जंग होगी। और अब मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि सऊदी अरबिया, जॉर्डन और बाकी सारे मुल्क वैसे ही इजराइल का साथ देंगे जैसे उन्होंने पिछली बार दिया था। अब एक सवाल उठता है कि हमास क्या करे? क्या हमास को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? अगर रिजेक्ट करता है हमास तो इसमें एक क्लाज है जो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन जिसकी जानकारी आ रही है कि 80% इलाका जिसको बर्बाद किया जा चुका है उस पर तो ट्रंप, टोनी ब्लेयर और अरब मुल्कों का शासन हो जाएगा। ये लोग अपनी सेना वेना भेज के वहां पे करेंगे और कह रहे हैं कि पुलिस के लिए गजा के लोगों से ही कुछ लोगों को चुना जाएगा और पुलिस की व्यवस्था उनको दी जाएगी कि इंटरनल सारी व्यवस्थाएं वो करेंगे अपने कोलैबोरेटर्स के साथ। लेकिन 20% इलाका जहां पर हमास का अभी भी कब्जा है वहां इजराइल को खुली छूट दे दी जाएगी कि वो जो चाहे वो करे। ये तब है अगर हमास रिजेक्ट करता है। तो हमास को क्या करना चाहिए? इसका फैसला तो हमास ही करेगा। मुझे तो लगता है कि खामोश रहना चाहिए। जब उनके पास कोई प्रपोजल पहुंचा ही नहीं है तो उनको खामोश रहना चाहिए। हालांकि कई बयान आए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि हमास रिजेक्ट करेगा। अब अगर वो रिजेक्ट करता है तो क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या दुनिया भर के लोग इस धोखे को मान जाएंगे? मैं आज आपको एक आंकड़ा देता हूं। अमेरिका में इजराइल का जो सपोर्ट है पहली बार इतना कम हो गया है कि उससे ज्यादा लोग फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और आपको डेटा देता हूं कि लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी ब्रिटेन की जो रूलिंग पार्टी है, स्ट्रेमर लेबर पार्टी से आते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें बहुमत से यह मांग की गई है कि इजराइल के साथ रिश्ता तर्क किया जाए और इजराइल में जो कुछ चल रहा है उसको जेनोसाइड का दर्जा दिया जाए। दरअसल दुनिया भर में जो प्रेशर पड़ रहा था उससे ध्यान भटकाने के लिए और उस प्रेशर के चलते दुनिया भर के जो हुक्मरान थे, इंडोनेशिया के लीडर भी वहां जाके बड़ी बड़ी बात कर आए थे, अब तुरंत मान गए। पाकिस्तान के लीडर की मैंने बात की, बाकी लोगों की, ये जो दुनिया भर के हुक्मरान परेशान थे, प्रेशर के चलते इजराइल से रिश्ते थोड़े कम कर रहे थे, इजराइल को किनारे कर रहे थे। उससे इजराइल को बचाने के लिए ये डील लाई गई है और दुनिया इस बात को समझेगी। काफी लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग समझेंगे। और ये मैं बता दूं कि अगर लगता है ट्रंप को या नेतन्याहू को कि ये डील करके उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, तो ऐसी डीलें पहले भी बहुत बार हुई हैं और बहुत बार टूटी हैं। नेतन्याहू तो वैसे भी कोई डील नहीं मानता। और एक बात याद रख लीजिएगा कि जब किसी भी मुल्क के लोगों से उनका बुनियादी हक छीन लिया जाता है तो बहुत दिनों तक उनको काबू में रखना, उनको शांत रखना, उनको खामोश रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिलहाल ये जो समझौता किया गया है इसने मिडिल ईस्ट की शांति को और कई साल, 10-20 साल आगे खिसका दिया है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल कोई शांति तब तक नहीं होगी जब तक फलस्तीन को उसका हक नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।